देखिए, भाजपा के नेताओं से मुझे एक डर लगा रहा है कि वो बात बात में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। हम लोग सनातन में विश्वास है। सनातन का मतलब हिंदू धर्म सिर्फ नहीं है ना। अगर आप प्योर सनातनी हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो कभी सही हो ही नहीं सकता। पता नहीं आपके पैंट गीले हुए कि नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि वह एरा लौट सकता है जो 1990 से 2005 कह रहा था? एकदम आ सकता है। तेजस्वी यादव के भीतर आप क्या देखते हैं, क्या भय है? अगर जैसे उनको बचपन से बोला हुआ है कि आपको राज्य, तो उन्हें प्रिपेयर नहीं किया गया। प्रशांत किशोर को क्या आप मानते हैं? मुझे उनमें कहीं ना कहीं केजरीवाल वाली लगा। उनको जो बनाया था वो कहीं बनाया नहीं, करप्शन खुद ही करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में इतने पैसे पहुंच जाएंगे, एक पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये भी तो वही कहते हैं। सीएम को बोलूंगा उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोई भी चीज करने के पहले उस पर पूरा प्लानिंग होना चाहिए, बोलने के पहले भी प्लान करना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी से मिलकर कैसा लगा और क्या आपने कहा? बिहार के लिए कुछ तो कहा होगा आपने। मैंने उन्हें स्टैच्यू ऑफ विजडम के बारे में बोला कि हम लोग स्टैच्यू ऑफ विजडम राजेंद्र बाबू के बारे में बनाना चाहते हैं। ऐसा बनना चाहिए, इसको देखने की पूरी दुनिया से कृपया इसका अप्रूवल जितना जल्दी दे दिया जाए ताकि कार्य शुरू हो जाए। मनीष सिन्हा जी, आपके हिसाब से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगर कुम्हरार की जनता आपको एमएलए बना दे तो पहला काम क्या करेंगे? तो पास करूंगा। क्या आपको कुम्हरार में टिकट की जरूरत है या जनता का भरोसा ही काफी है? एक दिन आप सडनली देखेंगे कि सारा चीज सॉल्व हो गया और वापस भारत। तो आपको इतना भरोसा है कि नरेंद्र मोदी न झुकेगा न टूटेगा? नहीं, क्योंकि मोदी जी वही करेंगे जो इस देश के लिए करेंगे। क्या बिहार में आईटी पार्क नहीं लग सकता? आईटी हब नहीं बन सकता? पटना में क्यों नहीं बढ़ सकता है? एकदम बढ़ सकता है। पटना एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन का भी समय आ रहा है। कुम्हरार जो है बिहार में कायस्थों की राजधानी वाला विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। सबसे अधिक कायस्थ कुम्हरार में। कुम्हरार की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं मनीष सिन्हा चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से। राजनीतिक ताकत कायस्थों की कम हो रही है और पार्टी का फैसला हुआ है क्या कि पार्टी का फैसला ही मानेंगे? अभी अगर वो यहाँ आए और सभी लोग दिन भर खाली जातीयता की बात है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम मिलते हैं उन चेहरों से जो सिर्फ चर्चा में नहीं, बदलाव की तैयारी में है। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। आज हमारे साथ हैं लाइव सिटीज के न्यूज रूम में एक ऐसे शख्स जो पटना की गलियों से लेकर अमेरिका तक सक्रिय रहे हैं, इंजीनियर से समाज सेवी और अब राजनीति में मजबूत कदम रखने वाले बीजेपी एनआरआई सेल के बिहार के संयोजक मनीष सिन्हा जी। बहुत स्वागत है मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, आपकी चर्चा हम शुरू करें, आपके सफरनामे को समझें, इसके पहले हमने यह जाना है कि आपका संबंध जो है वह देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, बिहार की मिट्टी के लाल, उनके एक्सटेंडेड परिवार से है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, और वे विशुद्ध कांग्रेसी रहे। मनीष सिन्हा जो आज बिहार बीजेपी एनआरआई सेल के संयोजक हैं, ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने बिहार में जब राजनीति का मार्ग चुना तो कांग्रेस को नहीं चुना? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस पार्टी को चुना था, आपने भाजपा को चुन लिया। आगे सफरनामा तो हम और जानेंगे ही। पहला सवाल यही कि भाजपा के साथ मनीष सिन्हा क्यों? क्या आपने अमेरिका में कुछ ऐसा देखा? क्या आप जब वापस आए तो बिहार में कुछ ऐसा देखा, या फिर कुछ ऐसा सपना जगा, कोई ऐसा आदर्श बना जिसके कारण भाजपा ही दिखा? जी धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। देखिए, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं जी, और मैं जैसे यहाँ से निकल के मैंने इंजीनियरिंग किया जी, आरईसी वारंगल, जो भी एनआईटी वारंगल है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं आपके सफरनामे पर बाद में आऊंगा। पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने भाजपा को ही क्यों चुना? भाजपा, जब मैं अमेरिका में रहता था, जी बिल्कुल, जब आप बाहर रहते हैं तो आपको देश पैट्रियटिज्म जो होता है, नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्रीयता जो होती है, वो आप अपने देश को रोज फॉलो करते हैं और आप रोज देखते हैं। और जिस तरह, अगर एक कारण है मुझे भाजपा जुड़ने का, तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जिस तरह उन्होंने पूरे विश्व में
भारत की डंका को बजाया है जी। और जिस तरह हम लोग बाहर रहते हुए इतना गर्वान्वित महसूस करते थे। देखिए, जब हम वहां रहते थे तो उस समय मनमोहन सिंह भी एज ए प्रधानमंत्री आए, बिल्कुल व्हाइट हाउस में आए जी। जिस तरह वो बिहेव किए, जिस तरह वो ऐसा लगा जैसे बुश के सामने वो एक अमेरिका के सामने भारत एक छोटा देश है, तो कहीं ना कहीं वो मन में हमेशा रहता था कि हम लोग इतने स्ट्रांग लोग हैं, हमारी जो इतिहास है इतनी पुरानी है और हम लोग पूरे दुनिया पे राज, मतलब एक समय समझे कि हम लोग टॉप में थे जी। उस समय अमेरिका कुछ नहीं था। अमेरिका की इतिहास तो 300-400 साल पुरानी है, हमारी तो हजारों साल पुरानी। बिल्कुल। तो मोदी जी के आने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आया एज एन एनआरआई, और आज पिछले 15 सालों में जिस तरह एक एनआरआई को इतना गर्व है अपने देश के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, वो मुझे वापस देश तक लाया जी। और यहाँ आकर मैंने समाज सेवा का कार्य शुरू किया। शुरू में तो मैं उतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं था, फिर मुझे ऐसा लगा कि यही एक पार्टी है जी जिसमें जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी मैं किसी एक आदमी का बनाए हुए पार्टी में मैं नहीं, कभी भी मैं सम्मिलित नहीं होना चाहता था। एक परिवार की पार्टी को मैं कभी भी अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें फिर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहता। तो नेशनल पार्टी, अब आप ये पूछें कि मैंने कांग्रेस को क्यों नहीं जी बिल्कुल चुना, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह राजेंद्र बाबू के साथ बर्ताव किया, आप बिल्कुल संवेदनशील मुद्दे पर जा रहे हैं। हाँ, क्या बर्ताव किया? जिस तरह वो राष्ट्रपति थे, जिस तरह नेहरू जी ने उन्हें बतौर जब राष्ट्रपति थे जिस तरह उनके साथ बर्ताव हुआ जी, आप वो तो पूरी सबको मालूम है उसके बारे में, दस्तावेज है। हाँ, और उसके बाद उनको सिस्टमैटिकली जिस तरह से पिछले इंडिपेंडेंस से लेके उनके डेथ तक या उसके बाद भी जी राजेंद्र बाबू की जो इमेज है, जो उनकी जो लेगेसी है, उसको धीरे धीरे खत्म करते करते कांग्रेस उनको चाहता था कि वो उनकी लेगेसी खत्म हो जाए जी। तो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छा लगा कि जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को वापस पुनर्जीवन, बिल्कुल पुनर्स्थापित आज आप देखिए पूरे देश में, पूरे विश्व में वो इतना बड़ा स्थल है। तो राजेंद्र बाबू, जब मैं वापस आया तो मैं देखा कि राजेंद्र बाबू को लोग, देश के लोग भूलते जा रहे हैं, बिहार के लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर हम लोग ने कार्यक्रम शुरू किया, हम लोग एवरी ईयर कुछ ना कुछ कार्यक्रम, और अब हम जो स्टैच्यू ऑफ विजडम की मांग कर रहे हैं उनके, तो इसलिए मैं कभी भी कांग्रेस की तरफ मेरा कभी भी झुकाव नहीं रहा। और दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है, इतनी डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर्स है, और जिस तरह से ईमानदारी से काम यहाँ होता है, ये मुझे बहुत आकर्षित किया। और एक अगर कारण आप पूछेंगे तो आदरणीय मोदी जी। आपने कहा आदरणीय मोदी जी एक कारण पूछेंगे जो विश्व गुरु बनते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका रहकर आए और आपने कहा कि मनमोहन सिंह कैसे गए थे और नरेंद्र मोदी कैसे गए थे, लेकिन आज जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यह आपके सामने है। रोज धमकियां दे रहे हैं, कभी इतने प्रतिशत टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी वह भारत की इकोनॉमी को कह देते हैं यह डेड इकोनॉमी है, और कभी यह कह देते हैं गूगल वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले भारतीयों को भर्ती न करें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? मैं कोई कुशन वाला सवाल आपसे लेने वाला नहीं हूं, बहुत कठिन सवालों से आपको गुजरना पड़ेगा। मनीष जी देखिए, मैं वहां रहा हूं जी, अमेरिका में मेरी अपनी बिजनेस भी है। अमेरिका और भारत के संबंध बहुत डीप है। डीप है, बहुत डीप है जी। एक दूसरे की मतलब जो पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है ना, वो बहुत डीप है जी, और उसको समझना बहुत, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी जो बात हो रही है, बिल्कुल, अब आप ये समझिए कि ये एक नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है कि भारत इसमें बहुत ही संयम से और पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातों को रख रहा है। क्योंकि देखिए, हम अपने फार्मर्स को, अपने एमएसएमई को, अपने इन सेक्टरों को हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में आके जी, कि उनको घाटा हो। बट हम ट्रेड भी करना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ लोग ओपनली कर रहा है नेगोशिएशन, जैसे ट्रम्प ओपनली नेगोशिएट कर रहे हैं, वो ट्विटर पे कर रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए नेगोशिएशन है ये जी।
और कुछ लोग अंडर द टेबल करते हैं। भारत संयम से कर रहा है। मेरे कई फ्रेंड हैं, मेरे कल परसों से अभी तक मैंने कई मित्रों से बात किया। मेरे कई एम्प्लॉई हैं जो वहाँ के अमेरिकन हैं, वाइट हैं या ब्लैक हैं, जो भी हैं, उनसे भी बात किया। तो लोगों में कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि लोग समझ जाए कि भारत ऐसा देश है, वैसा देश है। अभी भी उतनी आत्मीयता है और सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये बहुत ही क्षणिक है जी। एक दिन आप सडनली देखेंगे कि सारा चीज सॉल्व हो गया और वापस भारत। तो आपको इतना भरोसा है कि नरेंद्र मोदी न झुकेगा न टूटेगा? नहीं, क्योंकि मोदी जी वही करेंगे जो देश के लिए करना है, देश के हित के लिए हो। देश के हित के लिए किए हैं आज तक और आगे भी करेंगे, ये पूरा भरोसा है। और आप देख भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश, मोदी जी जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब, वो भी एक मतलब आज के युवाओं को देखने के लिए, समझने के लिए एक बहुत बड़ा चीज है जी। तो मनीष जी देखिए, आपके जीवन की यात्रा को मैं जब देखता हूँ तो पटना में आपका जन्म होता है, पटना के कंकड़बाग इलाका जी, ठीक है, पटना के कंकड़बाग में जन्म होता है। फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जाते हैं, फिर अमेरिका चले जाते हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपका अपना कारोबार, और अमेरिका में भी आप ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं, और फिर भारत वापस लौटते हैं। और फिर आपको लगता है कि इस मिट्टी के लिए, देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वैसे लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं जिन्हें बिहार से कुछ लेना नहीं है, बिहार को कुछ देना है। मतलब वे राजनीतिज्ञ नहीं जो लेने के लिए ही आते हैं। तो आपको जीवन में सब कुछ मिल गया, आपने अमेरिका में भी कमाया, इंडिया में भी कमा रहे हैं, और अब बिहार को। तो कुछ संस्मरण सुनाइए बचपन का, कुछ संस्मरण सुनाइए कॉलेज का, फिर पहली नौकरी का, और फिर अमेरिका की यात्रा का। तो मैं यहीं से, पटना से, एक्चुअली सेकंड तक तो मैं छपरा से पढ़ा हूँ। अच्छा जी। और उसके बाद पटना में आकर हम लोग रहे, मेरे पिताजी भी आ गए यहीं पे, मेरी माता जी यहीं पे लेक्चरर थी इस समय कॉलेज में, अब तो रिटायर कर गई। किस कॉलेज में? गंगा देवी महिला। अच्छा, गंगा देवी महिला महाविद्यालय कंकड़बाग। हम लोग राजेंद्र नगर में बड़े हुए। आपकी माता जी का नाम? सुशीला सिन्हा। सुशीला सिन्हा, डॉक्टर सुशीला अभी हैं? जी, अभी जी। मेरे पिताजी भी अभी वकील हैं। अच्छा, पटना हाई कोर्ट में? जी, 84 इयर्स के अभी वो प्रैक्टिस करते हैं। 84 इयर्स जी। अच्छा, तो हम लोग मतलब नरेंद्र मोदी से भी 10 साल बड़े? मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, उनके भी फादर लॉयर थे, तो लॉयर फैमिली से हम लोग हैं। तो हम लोग एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली से निकले, जिसको एडुकेशन पे बहुत महत्व दिया गया बचपन से, सच्चाई पे, एथिक्स पे। हम लोग को मतलब, अगर आप समझिए कि अगर हमें कुछ लेगेसी मिला जी, तो हमें एडुकेशन मिला, हमें एथिक्स मिला कि आपको सच्चाई के रास्ते पे रहना है। तो ये सब चीज़ हमारे बचपन से हमारे दिमाग में भरा गया। फिर मैं इंजीनियरिंग किया। मतलब कलम की पूजा करनी है, कट्टे की पूजा नहीं करनी है, यह बचपन से सिखाया गया? जी, है ना, कलम की पूजा और मतलब एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे राजेंद्र बाबू कहते थे कि द जर्नी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द मीन्स टू द एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लोग बोलते हैं कि राजनीति में कुछ भी कर लो, मतलब किसी भी तरह कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन हमको लगता है कि आपका जर्नी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना डेस्टिनेशन है। आप बन भी जाइए कुछ, और अगर आपका जर्नी खराब हो तो फिर वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो फिर वैसे वहां से मैंने एक बस आप मिस कर रहे हैं, जो हम एक सरकारी नौकरी भी की है। अच्छा, आपने सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल में आपने की? भारत पेट्रोलियम में मैंने, भारत पेट्रोलियम में जी। तो वहां मैंने काम किया। वहां उसको छोड़ के फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा मतलब सरकारी नौकरी मेरे से होगा नहीं जा रहा। जैसे बिहार में लोग सरकारी नौकरी के लिए ये रहते हैं एकदम, तो मैं तो उसको छोड़ के निकला। बिहार में सरकारी नौकरी और जमीन जी, सबसे ज्यादा दहेज सरकारी नौकरी वाले दामाद को मिलता है, इसलिए शादी के समय में सरकारी नौकरी था। अच्छा दहेज लिया था आपके पिता? दहेज नहीं दिया। माइंडसेट तो अच्छा होता है। हाँ, तो शादी कहाँ हुई यही बता दीजिए। शादी में कंकड़बाग में मेरी। अच्छा, कंकड़बाग में। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, मतलब आप कास्ट हैं, मेरी आपकी पत्नी भी कास्ट हैं जी। अच्छा, वो हाउस वाइफ है कि बिजनेस में पार्टनर है? नहीं, वो हाउस वाइफ है। मेरी माता जी और मेरी मतलब मदर इन लॉ दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छा, दोनों एक ही कॉलेज में? बिल्कुल, वहाँ से शादी जी। तो फिर वहाँ से मैंने, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, मतलब अनसर्टेनिटी। आप एक स्टेबल लाइफ में हैं, और अगर आप स्टेबल लाइफ छोड़ के बाहर जब जाते हैं तो लोग जो उस इकोसिस्टम को उनको लगता है पता नहीं कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। तो उसको छोड़ के मैं अमेरिका गया, वहाँ पढ़ाई किया, मतलब। अच्छा, पढ़ाई करने को फिर से आप अमेरिका गए? फिर अमेरिका गया जी। फिर वहाँ मैं जो बड़े बड़े कंपनियों हैं उसमें मैंने काम किया,
वर्ल्ड वाइड मैंने, मतलब मैं आईटी सेक्टर से हूँ, तो अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब जो आजकल आप जिसके चलते जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने यूज़ करके भारत को इस लेवल पे लाया है, और जो चीज़ हमारा बहुत बड़ा फाउंडेशन है जी, तो ये सारी चीज़ को करके जब मैं अमेरिका में रहा और ठीक ठाक था, और पर वहाँ भी बिहारी रहे, वहाँ भी बिहारी रहे, बिल्कुल। ह्यूस्टन में मैं रहता था, वहाँ भी बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ भी बहुत बिहारी हैं। हम लोग छठ मनाते थे, हम लोग होली मनाते थे, सारा चीज़ करते थे, लिट्टी चोखा मिल जाता था, सब कुछ, अच्छा, सब कुछ होता था। हाँ। फिर वहाँ लेकिन अल्टीमेटली मैं देखा कि सारे लोग हमेशा बिहार की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में रहकर भी बिहार की ही बात कर रहे हैं। जी, जो 20 साल से है, 25 साल से, वो भी बिहार की ही बात कर रहा है। सब लोग चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो। तो ये सब देखते देखते मैं वहाँ अच्छे से था, पर कहीं ना कहीं मुझे वो देश की याद आ रही थी, और मुझे वो डिसीजन लेना था, जब बच्चे छोटे हैं तभी आप वापस आ सकते हैं अमेरिका से, एक बार बच्चे बड़े हो गए तो वापस आना मुश्किल जी। तो मैं एक दिन वापस आया, फिर यहाँ आकर अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। मतलब आपने पटना में स्टार्ट किया कि फिर दिल्ली में स्टार्ट किया? जी, कंपनी स्टार्ट किया, और समाज सेवा में तो सोशल वर्क स्टार्ट किया। ग्राउंड पे मैं सोशल वर्क 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से कर रहे हैं? जी जी। इतना कमा लिया कि अब लगा कि नहीं, अब समाज को भी कुछ देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से वो मिसकंसेप्शन है, आप लोग कमाई को सोशल वर्क से लिंक करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जब इतना आप कभी भी नहीं कमा पाइएगा कि छोड़ के आप सोशल वर्क कीजिए। अगर आपके दिमाग में है तो आप जितना भी कमा रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कमा लिए और अब सोशल वर्क कर रहे हैं। बिहार के लोग कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप देने के लिए समाज सेवा कर रहे थे। नहीं, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 10 साल में सोशल वर्क कर रहा था, सीवान में, पटना में, छपरा में, सब जगह कर रहे थे जी। तब मुझे ऐसा लगा कि बिहार के लोगों के अंदर ये जो पॉलिटिकल लोगों का जो प्रभाव है, पॉलिटिकल जिन है, पॉलिटिकल डीएनए है जी, मतलब लोगों के दिमाग में है कि पॉलिटिशियन ही सब कुछ कर सकता है। सच भी है, ये सच है कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि एक साथ हम राजस्थान में भी काम कर रहे हैं, दूसरे राज्य में भी काम कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। अगर मैं राजस्थान जा रहा हूं तो वहां के लोग पॉलिटिशियन को नहीं खोज रहे हैं कि आप एमएलए एमपी को बुलाइए या कुछ, लेकिन जब बिहार में कर रहे हैं तो सभी लोग ये बोले कि एमएलए को बुलाइए, एमपी को बुलाइए, उसके बिना नहीं होगा। तो मुझे लगा अगर यहाँ बड़ा बदलाव लाना है तो सोशल से पॉलिटिकल भी करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा जी। और उसी सिलसिले में मैं सोशल वर्क करते करते मैं सोशल वर्क में आपने क्या क्या किया, क्या कर रहे थे आप? सीएसआर से कर रहे थे, अपनी कमाई के हिस्से को खर्च कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, समाज को क्या आप दे रहे थे, कहां से आपने शुरुआत की और कहां तक पहुंचे? कुछ महत्वपूर्ण सोशल वर्क जो आपने किए वो बताइए। देखिए, हमारा जो संस्था है इंडिया पॉजिटिव है। इंडिया पॉजिटिव जी, अच्छा। तो हम लोग पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड पे, और हमारा जो मकसद है हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। अभी तक आप समझ लीजिए कि लाखों लोगों को हम लोग हेल्थ सर्विस दे चुके हैं, लाखों में मैं बोल रहा हूँ बिहार में जी। अच्छा जी। किस तरीके की हेल्थ सर्विस? आप देखिए, आई कैंप करना हुआ, हमारा ओपीडी सेंटर चलता है, दवाई, डॉक्टर, सब सारा कुछ फ्री में है, और यूथ को हम लोग डायरेक्शन देना, जैसे हम लोग अभी, जैसे हमारा नेटवर्क है पूरे एनआरआईज पूरे वर्ल्ड के, अच्छा, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक ऐसा संस्था है, बहुत ही यूनिक संस्था है, जो गांव से लेकर पूरे दुनिया तक फैला हुआ है। तो हमारे पास गांव के भी युवा जुड़े हुए हैं संस्था में, और दुनिया के भी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम लोग एक समझिए कि एक ब्रिज जैसे हैं। अच्छा, किसी को जरूरत पड़ा गांव के लोगों को या छोटे शहर बी टाउन के लोगों को, तो हम लोग लोगों से जोड़कर उनको मेंटरशिप। तो इंडिया पॉजिटिव का बिहार ऑफिस कहाँ है? इंडिया पॉजिटिव का बिहार ऑफिस कंकड़बाग में है, दिल्ली का ऑफिस है जी, दुबई में ऑफिस है, यूएस में ऑफिस है हमारा। लोग आपसे जरूरत के वक्त यदि संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करें इंडिया पॉजिटिव से? इंडिया पॉजिटिव का नंबर है हमारा, वेबसाइट पे नंबर है हमारा, सोशल मीडिया अकाउंट में सब नंबर है, किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आपने कहा कि इंडिया पॉजिटिव के माध्यम से तो आप समाज सेवा करते रहे, और आखिर में लगा कि जो बिहार की चाहत है या बिहार की मानसिकता है कि राजनेता ही सब कुछ करेंगे, तो बात मनीष सिन्हा के भीतर यह आ गई, चलो राजनीति भी कुछ कर ही लेते हैं। अब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा ये लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियन का जो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कैटलिस्ट एक चीज़ होता है। बिल्कुल, दो मेटल अगर आपस में इक्वेशन हो रहा है तो कैटलिस्ट डालने से वो फास्ट हो जाता है।
तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन को भी एक कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है, वो कोई चीज़ को स्पीड अप कर देता है पर वो फिर भी इनविजिबल रहता है। तो मुझे लगता है उस तरह का पॉलिटिशियन होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आपके एफर्ट, आप भले पीछे रहें लेकिन आपके चलते वो काम फास्ट हो रहा है। तो वैसा उस डायरेक्शन में हम सोचते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि पॉलिटिशियन ही सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। अभी आप देखिए, टीचर ले लीजिए, प्रोफेसर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, समाज के ये लोग बड़े लोग हैं। आपने दुनिया के कई देशों को देखा है जहां शिक्षक, डॉक्टर्स ये पॉलिटिशियन से ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन बिहार और देश में, अपने देश में दूसरी स्थितियां हैं। अब आप अमेरिका में ही देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्री में देख लीजिए, मैंने आज तक कभी ये बड़े बड़े गाड़ी और लंबा 10 SUV आगे पीछे किसी पॉलिटिशियन के आगे नहीं देखा है। हाँ, वो अपना गाड़ी चलाते हुए जाता है। अच्छा, पॉलिटिकल लोग भी गाड़ी चलाते हुए जाता है, अपना काम करता है, चले आता है। पर यहाँ जो एक इमेज धारणा बनी हुई है, और ये खास करके मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में, और समझने में टाइम लगा कि जब तक आप वो सब नहीं कीजिएगा लोग आपको पॉलिटिशियन नहीं समझेंगे। जब तक भौकाल न दिखे मनीष सिन्हा है क्या, 10 बंदूकधारी आगे, 10 बंदूकधारी पीछे, 5 प्राइवेट सेक्रेटरी। अच्छा, मनीष जी से बात करनी है, अपना नंबर लिखा दीजिए, अभी तो उपलब्ध नहीं है, अभी मीटिंग में, भले ही सो रहे हो मनीष जी। तो वो इमेज चेंज करके तो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ, ना मेरे लास्ट 2 जनरेशन कोई पॉलिटिक्स में था, ना मैंने बचपन में कभी पॉलिटिक्स किया। ये मुझे मेरी डेस्टिनी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे लाते लाते अमेरिका से घुमाते फिराते वापस यहाँ लाकर यहाँ तक खड़ा कर दिया। अब मुझे वो कोई चीज नया करना है, जैसे मेरा मेंटालिटी स्टार्टअप का मेंटालिटी है। इसीलिए तो बीजेपी ने, मैंने देखा कि बिहार बीजेपी ने आपको NRI सेल का कन्वीनर बनाया, ताकि आप दुनिया के दूसरे देशों में जो कुछ सीखे हैं, जो कुछ देखा है आपने, उसे बिहार की धरती पर ला सकें, और बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं, जो अप्रवासी, हम NRB कहते हैं, NRI कहते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक सेतु बन सके। तो इस दिशा में बड़ा प्रयास आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं, जिससे पार्टी को भी मजबूती मिल रही है, बिहार को भी मजबूती मिल रही है, और फिर पटना हम आ रहे हैं, कुम्हरार पर भी आ रहे हैं। हम लोग का देखिए जो नेटवर्क है, इसमें हजारों हजार कार्यकर्ता हैं। जी, अभी ये कार्यकर्ता आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर प्योर पार्टी वर्क के हिसाब से देखिएगा तो ये कार्यकर्ता इलेक्शन में काम आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल। बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, अधिकतर लोग वो क्या करते हैं, वो लोग अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। उनका परिवार या उनके क्लोज रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, वो लोग जाते हैं, कमाते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो जाकर बाहर सेटल ही कर जाते हैं। तो इनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर अभी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो जो कमाता है उसका बात आप सुनिए, वो लोग जब आएंगे यहाँ पे वोट देने, या वो अपने गांव देहात में बात करेंगे, जिस पार्टी के लिए बोलेंगे, जिस कैंडिडेट के बोलेंगे, तो लोग उनकी बातों को सुनेंगे। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, आप आइडियाज़ ला सकते हैं। इतने मेरे मित्र हैं जो कितने आइडियाज़ ला के जमीन पर लाकर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ किया कर भी रहे हैं हम लोग। स्टार्टअप आइडियाज़, हम लोग लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं, यूथ को आइडियाज़ दे रहे हैं, उनको मेंटरशिप दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ है जो कि एक स्टार्टअप मेंटालिटी में अगर कोई रहे। देखिए, आपने एक शब्द कह दिया, स्टार्टअप। बहुत लोग मनीष सिन्हा को इस रूप में देखते हैं कि ये स्टार्टअप पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, इनोवेटिव पॉलिटिकल पर्सन्स हैं। तो ये जो स्टार्टअप, देखिए, जिंदगी में हर कुछ के लिए एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। तो बिहार की वर्तमान दशा दिशा को आप समझते हैं, और आपने कहा कि जो बाहर जाते हैं वो कमाकर बिहार में भेजते हैं, लेकिन बिहार की धरती पर कमाने वाले लोग भी चाहिए, और इसमें आप सेतु बनने का काम करें। तो जिस स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं, बिहार के ही लड़के देश के दूसरे हिस्सों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जो आपने कहा कि अमेरिका में रहने पर भी बिहार की ही चर्चा, बिहार के लड़के कैसे स्टार्टअप करें और उनकी असुविधाओं को कैसे सरकार दूर करे, इसके लिए कोई रोड मैप और कोई विजन आपके पास है? देखिए, 3 चीजें होती हैं जी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, डिजिटल, फिजिकल और मेंटल, ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। तब आप देखिए, जो हमारी जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी। अभी भी भरोसा है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग
200 से ज्यादा सीट लाएंगे। 200 से ज्यादा सीट लाएंगे, अच्छा। देखते रहिए। हाँ, मतलब उनकी सेहत इतनी फिट है कि 200 सीटें आ जाएगी एकदम 100% जी। और तो हम लोग देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया रोड बन रहा है, एम्स बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिहार का आप देखिए तो कंपेरेबल है किसी भी दूसरे स्टेट से, राइट। मतलब हमारा जो यहाँ फिजिकल ट्रांजैक्शंस हो रहा है गांव-गांव में हो रहा है, बट डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हो रहा है, जो हमारे पूरे दुनिया के लिए हम लोग मिसाल बन गए जी। भारत पूरे दुनिया के लिए मिसाल है, जितना ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है उतना किसी देश में नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और भी कई चीजें। अब बचती है बात मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, आपको स्किल्ड इंडिया मिले, आपको स्टार्टअप करने का एक एनवायरनमेंट मिले जी। वो एनवायरनमेंट बड़ा ही पॉजिटिव और बड़ा ही इंकरेजिंग होना चाहिए जी। जो कि मैंने देखा है कि सिर्फ सेटअप करने से नहीं होगा, उसमें हमारे जैसे लोग अगर 10 लोग मिले, 10 लोग इंकरेज करें। देखिए फेलियर्स स्टार्टअप का बेसिक 2-3 चीज़ है। एक तो आप इनोवेटिव होते हैं, बिल्कुल। दूसरे आप बड़े चीज़ों को में घुसने से आप डरते नहीं है। स्टार्टअप कंपनीज आती है, बड़े बड़े कंपनीज को चैलेंज करती है, कुछ नया बिजनेस मॉडल लेके, राइट, और फिर उसमें सक्सीड करती है। तीसरा वो हारने से डरती नहीं है, फेलियर से डरती नहीं। बिल्कुल, यदि तैरना नहीं चाहेंगे तो फिर तैराक बनेंगे कैसे जी। तो बिहार में अगर हमको फेलियर से जो डर है ना, आखिर क्यों लोग चाहता है गवर्नमेंट जॉब, इसका मूल कारण क्या है? रिस्क नहीं लेना चाहता। कहीं ना कहीं वो है कि मुझे एक सैलरी आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर सैलरी देता है, तो हमको एंटरप्रेन्योर चाहिए। अगर आप बिहार का इतिहास भी देखिए, 200 साल पुराना भी इतिहास देखिए, तो हम लोग उस समय यूरोपियन सब आए और हम लोग वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम लोग वो सारा वो जो बॉम्ब मेकिंग में जो एक ये था, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते थे। नेपोलियन के समय क्या हुआ कि वो जो इंग्रेडिएंट था वो चेंज हो गया जी। फिर अब बिहार की में से एक्सपोर्ट करने की जरूरत खत्म हो गई। हम लोग शायद कभी उस समय भी ध्यान नहीं दिए कि ये बिजनेस हम लोग को करना चाहिए था। उस समय यूरोपियन आए, वो चले गए और दूसरा जगह से सोर्स किया, उनको तो सोर्स करना है, कहीं से चले गए। पलायन वहां से शुरू हुआ था हमारा, उस समय से पलायन शुरू हुआ था। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करना ही पड़ेगा, यूथ को इंकरेज करना ही पड़ेगा, और फेलियर को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। फेलियर होता है ये मान के चलना पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी में वो फेल नहीं होना चाहिए। उसका आइडियाज फेल हो सकता है, सोसाइटी और सरकार को खड़े रहना होगा, खड़े रहना पड़ेगा। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। अच्छा मनीष जी, देखिए एक सवाल इसके लिए सबसे उपयुक्त आप ही हैं, क्योंकि बिहार में जो कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे। आप अमेरिका में रहे, तो अमेरिका में मनीष सिन्हा की पहचान थी एक भारतीय के रूप में, और जब आप दिल्ली में होते हैं तो मनीष सिन्हा की पहचान होती है एक बिहारी के रूप में। सफल बिहारी, असफल बिहारी, इसकी पहचान हो सकती है, और बिहार के बाहर जो चला गया बिहारी वह सफल ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप बिहार में आते हैं तो मनीष सिन्हा कास्ट, ये फला, ये जो बंधन है और ये जो जकरन है, क्या बिहार की प्रगति को रोकता है, विकास से दूर ले जाता है? इसके आगे कुम्हरार का सवाल है, क्योंकि कुम्हरार में आपकी चर्चा होती है। क्या मनीष सिन्हा ने कुम्हरार को अपना केंद्र इसलिए बनाया कि कुम्हरार जो है बिहार में कायस्थों की राजधानी वाला विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, सबसे अधिक कायस्थ कुम्हरार में। तो पहला अमेरिका में भारतीय, दिल्ली में बिहारी, और तीसरा बिहार में मनीष सिन्हा कायस्थ हैं। यदि आप कोई दूसरी जाति के होते तो कहा जाता आप भूमियार हैं, कोई तीसरी जाति के होते तो कहा जाता आप यादव हैं, चौथी जाति के होते तो कहा जाता कि आप पासवान हैं, और इसी से आपके प्रति प्यार भी होता और दुराव भी होता। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी तो है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। ये शायद हम लोग जब छोटे थे तो इस बात को नहीं समझते थे। हम लोग जहाँ से निकल गए, बाहर रहे, कभी ऐसा जातीयता के बारे में हम लोग कभी सोचे नहीं। दिल्ली आने तक भी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन पटना आने के बाद लोग लास्ट नेम तो जो पूछता है, सरनेम पूछता है। अगर आप सिर्फ मनीष बोलिए तो लोग पूछता है लास्ट नेम क्या है। अब जैसे मेरा टाइटल सिन्हा है, तो उसमें भी बहुत सारी जाति है, सिन्हा भी बहुत जाति, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग पिताजी का नाम पूछेगा या दादा का नाम पूछेगा, कहाँ के रहने वाले हो। यदि आप बेगूसराय के हैं तो लोग समझ जाएंगे कि भाई भूमियार हैं, यदि आप पटना के हैं तो लोग समझेंगे कास्ट हैं जी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बट
मेरा एक्सपीरियंस मतलब काम करने में ग्राउंड पे उतना बुरा नहीं है। मतलब हमारे टीम में ऐसा नहीं है, मतलब हमको तो मालूम ही नहीं है कि मेरी टीम में कौन क्या है, लेकिन जो लोग एक दूसरे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा जो जातीयता उनके दिमाग में सुबह से शाम तक नहीं भरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड में होगा, वोटिंग के समय ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से अगर जातीयता अगर करना भी है, अगर हेल्दी कंपटीशन करना है, तो हम लोग को करना चाहिए किस जाति में ज्यादा एडुकेशन है, बिल्कुल हम उससे कम्पीट करें। किस जात में दहेज कम लिया जाता है, हम उससे कम्पीट करें। किस जात में, मतलब जिस चीज में पॉजिटिव इंडिकेटर्स है उसमें आपस में थोड़ा एक कंपटीशन रहे तो देश का और विकास आगे नहीं। काम करने वाले तो जाति भूल ही जाते हैं। खैर चलिए, कुम्हरार पर ही आप क्यों ध्यान रखे हुए हैं? क्योंकि देखिए, जब कुम्हरार की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं मनीष सिन्हा चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, और कुम्हरार की क्या स्थिति है? अभी बारिश हो रही है, कुम्हरार में किस तरीके का जल जमाव है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। आप तो कंकड़बाग से आते हैं, पता नहीं आपके पैंट गीले हुए कि नहीं हुए, मुझे नहीं पता, आप गाड़ी में बैठकर आ गए होंगे। तो कुम्हरार इसलिए चुन लिया क्या क्योंकि यह कायस्थों की राजधानी है, कि इसलिए चुना कि भाई वो आपकी मातृभूमि है? और पार्टी का फैसला हुआ है क्या कि पार्टी का फैसला ही मानेंगे? पूरा बचपन तो मेरा राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में बीता। इंडिया प्रोग्रेसिव कार्म पिछले 2011 से, तो वहीं से हम लोग का ऑफिस भी वहीं है जी। अब रही बात कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का NRI सेल का मैं काम देखता हूँ, तो ऑब्वियसली है कि लोग बात करते हैं, चर्चा हो जाती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का तो आप चाहिएगा ही कि अगल बगल का विकास हो। बिल्कुल। और आप दुनिया देखे हैं तो आपको मालूम है कि विकास किस तरह का हो भी सकता है, कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो वो एक विजन तो दिखता है, और हम लोग काम तो कर रहे हैं। हम लोग खाली कुम्हरार में नहीं कर रहे, काम तो सर 40 मतलब चुनाव लड़ना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। पार्टी की सेवा ही पूर्ण संकल्प है। कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्टी के निर्णय पे ही करता है। पार्टी जो रोल देगा, अभी जो मुझे रोल मिला है मैं उस रोल को निभा रहा हूँ जी। NRI सेल का कन्वीनर हूँ, उसको मैं निभा रहा हूँ। चलिए, तो आप उसको निभा रहे। देखिए, एक सवाल और आपसे बनता है, क्योंकि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नीतीश कुमार का भी जिक्र कर लिया। आपने अमेरिका में बिजनेस किया, दिल्ली में बिजनेस किया, बिहार में नहीं कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूँ कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बाटल ऑफ स्टेट है, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती हैं। लेकिन आपने कहा कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल का सेक्टर हो, चाहे वो सप्लाई चेन का सेक्टर हो, तो क्या बिहार में IT पार्क नहीं लग सकता? IT हब नहीं बन सकता? हमारे ही लड़के, चाहे बेंगलोर हो, पुणे हो, लॉस वेगास हो, कैलिफोर्निया हो, और आप अमेरिका की जिस शहर से आ रहे हैं, वहां हमारे ही लड़के परचम लहरा रहे हैं। इस पर क्यों नहीं आप कोई विजन रखते हैं पार्टी के भीतर कि नहीं भाई, ये तो किया जाना चाहिए? इससे तो यदि आप कुछ करा दें तो फिर बिहार में डंका ही बज जाए। नहीं, देखिए, IT सेक्टर में भी हम लोग सर्विस साइड में जी, तो सर्विस इंडस्ट्री तो बिहार में आराम से बढ़ सकता है। और हमारी भी कंपनी यहाँ पे लोगों को हायर करती है, तो जैसे हमारा जो मॉडल है उसके हिसाब से यहाँ पे भी हमारी टीम है। तो ये बात अच्छा, आपकी टीम है यहाँ? हमारी टीम यहाँ काम करती है। तो पटना में क्यों नहीं बढ़ सकता? एकदम बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। TCS का ऑफिस खुला है, खुला है, काम बढ़ रहा है। पर और कैसे बढ़ेगा? एक इकोसिस्टम, देखिए मुझे हमेशा लगता है कि इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, कि जो लोग आ रहे हैं, जो खाली बिहार के ही क्यों, बाहर से भी लोग आके यहाँ काम करें। बिल्कुल। जो बाहर से आके जो बेस्ट ब्रेन्स हो यहाँ आए, तो वो जो बेस्ट ब्रेन्स को जो बैंगलोर में या NCR, गुड़गांव में या नोएडा में जो इकोसिस्टम मिल रहा है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो एनवायरनमेंट हमको यहाँ क्रिएट करें। अभी अगर वो यहाँ आए और सभी लोग दिन भर खाली जातीयता की बात करें जी, तो वो इकोसिस्टम नहीं हो। मतलब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप स्टार्टअप फंडिंग की बात कीजिए, इकोसिस्टम हमको पॉजिटिव वाइब्स रखिए। इसलिए हमारी संस्था इंडिया पॉजिटिव जी, कि हम लोग सकारात्मक मतलब इन्वायरमेंट चाहते हैं यार। फेलियर इम्ब्रेस करें, फेलियर हो रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट आइडियाज लाओ। पूरा का पूरा जब सिस्टम चेंज होगा, जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा, मैं देख सकता हूँ कि पटना एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। बहुत बड़ा हब बनेगा सर्विस इंडस्ट्री का।
आप देखते रहिए। अभी तो सिर्फ हम कंज्यूमर स्टेट हैं, पढ़ने के लिए भी मुझे बाहर जाना है, दवाई के लिए भी बाहर जाना है, स्थिति तो यही है। और आप पटना शहर को देख रहे हैं, देखिए सरकारें कहती हैं कि पटना शहर का विस्तार बिहटा तक हो गया, सोनपुर तक हो गया, मसौरी तक हो गया, फतुहा तक हो गया, लेकिन इसी 14 किलोमीटर जिसमें आपका कुम्हरार भी है, 3,000 रुपये कमाने के लिए भी यहीं आना है, 30,000 रुपये कमाने के लिए भी यहीं आना है, बच्चे को पढ़ाने यहीं आना है, डॉक्टर से दिखाने यहीं आना है। और आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा के लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत है क्या किसी काम के लिए, जब उनके सारे काम धाम हो? गुड़गांव के लोगों को जरूरत है क्या? तो एक रोड मैप तो देना चाहिए ना। और हम अपेक्षा करते हैं कि जब 2025 का चुनाव आ रहा तो सारी पार्टियां, आपकी पार्टी भी बिहार के सामने एक रोड मैप रखे, विजन डॉक्यूमेंट रखे कि हम इस तरीके का विस्तार चाहते हैं और इस तरीके का विकास चाहते हैं। एकदम। और मेरे ख्याल से हर एक इलेक्शन में पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट रखती है, और हमारे पार्टी की खासियत है कि उस विजन डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ कंप्लीट कर लिया और अधिकतर चीज़ मोस्ट ऑफ द थिंग हो जाता है, उसको भी इलेक्शन के समय बोलते हैं कि हमने ये बोला था और हमने ये किया। देखिए प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जो यूएसपी या गुण बोलिए कि जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, तो वो होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़, अब आप समझिए कि अगर 15-20 साल तक इस राज्य को इतना बर्बाद कर दिया गया कि, अच्छा आप भी मानते हैं 2005 के पहले जंगल राज था? देखिए हम लोग जब बड़े हो रहे थे जी, हाँ, जब हम लोग, वो अभी अनुभव बता ही दीजिए उस समय का जो हमारा अनुभव था, हम लोग क्यों बाहर सीधे चले गए? हाँ क्यों कहे, यह भी बता दीजिए। क्योंकि उस समय का माहौल ही ऐसा जी, हमारे आपके भी माता पिता को अपहरण का डर लगता था, एनवायरमेंट जो ही ऐसा था जी कि जो बाहर जाना ही है, उस समय एक दिमाग में था सभी के। और उसके बाद इतने दिन तक जो एक देखिए, तो पहले ही हम लोग, अंग्रेज लोग 200 साल हम लोग को रूल किए जी, उसके पहले भी हम लोग रूल हुए, तो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट तो था ही, डिफीटिस्ट माइंडसेट। उसके बाद ये 20 साल का अलग झटका। तो अगर आप देखिए तो हम लोग राइज कर रहे हैं, वापस चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। और इस बार के बाद मुझे लगता है वो जो रेट है ना, वो एक्सपोनेंशियल होगा। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो गए हैं मेरे जैसे लोग, जी, जैसे कुछ लोग जाके सेटल कर गए दिल्ली में, बाहर में, उन लोग को भी ये समझ में आ गया कि अपना देश तो छूट ही जाता है ना। अपना देश तो छूट ही जाता है। क्या बात आपने की है। क्योंकि आप जब एक बार वहाँ आपका एज हो जाता है, जब आपको लगता है कि आप पैसा कमा लिए, अब आप जिंदगी जी सकते हैं, चिट्ठी आई है वतन से, तो आपको अपने देश की तो याद आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी वापस आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये पलायन की रेट तो कम हुई है। सम्राट जी ने भी शायद असेंबली में ही बोला कि पलायन की रेट में कमी आई है, पर मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन का भी समय आ रहा है। रिवर्स माइग्रेशन का समय आ रहा है, लोग लौटेंगे बिहार। अब देखिए जी, बिहार की स्थिति और भारत की स्थिति सिमिलर है। पहले भारत से लोग सभी बाहर जाते थे, जो बाहर जाता था वही सक्सेसफुल था, जो अमेरिका गया, यूरोप गया जी। अब रिवर्स माइग्रेशन भारत में हो रहा है कि वैसे ही रिवर्स माइग्रेशन बिहार में भी होगा। रिवर्स माइग्रेशन हो। अच्छा, पिछले दिनों, पिछले ही महीने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे, सिवान में शायद थे, तो आपकी मुलाकात भी नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। और नरेंद्र मोदी जी से मिलकर कैसा लगा, और क्या आपने कहा, बिहार के लिए कुछ तो कहा होगा आपने? और उन्होंने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद किया। देखिए, मुझे लगता है कि उस अनुभव को वर्ड्स में लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी मुलाकात, क्षणिक की मुलाकात, बिल्कुल, क्योंकि एक ऑरा है, एक आप जब वो आपके नजदीक से जाएंगे तो ऐसा लगेगा कोई संत जा रहा है, संत जा रहा है, एकदम आपको वैसे ही फीलिंग आएगा। मुझे दो बार सौभाग्य मिला। पहली बार मैं कुछ बोलना चाहता था, मैं बोल नहीं पाया, शून्य में चले गए। मैं एकदम शून्य में चला गया जी। वो बगल से गए, ऐसा लगता है उसके चेहरे से मतलब वो रेज निकल रहा है। और दूसरी बार मैं थोड़ा हिम्मत जुटाकर अच्छा मुझे मतलब बिकॉज इतने बड़े नेता आपके अगर एकदम बगल से और आपके पास खड़े हो तो आपको क्या बोलना है, क्या उसके लिए भी मतलब, तो मैंने उनको सिवान की धरती पे बोला कि आप जीरादेवी भी आए, अगली बार आए तो राजेंद्र बाबू के का जो जन्मभूमि है वहाँ, बिल्कुल, तो मैंने उनको वहाँ मैंने उन्हें स्टैच्यू ऑफ विजडम के बारे में बोला कि हम लोग स्टैच्यू ऑफ विजडम राजेंद्र बाबू के बारे में बनाना चाहते हैं। तो ये सब बहुत ही, स्टैच्यू ऑफ विजडम का पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि आपने पिछले दिनों कायस महापंचायत भी की है, हमें यह समझाइए स्टैच्यू ऑफ विजडम में आप चाहते क्या है और किस रूप में यह मूर्त रूप लेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, स्टैच्यू ऑफ विजडम राजेंद्र बाबू को जिस तरह से
याद किया जाना चाहिए, याद किया जाना, सभी लोग मानते हैं। मैं जी बिल्कुल, इसमें सभी लोग बिल्कुल, मतलब इसको अगर आप जाति से अगर आप सीमित कर रहे हैं तो बहुत बड़ा घोर अन्याय है जी। और मैं यही बता दूं कि हम लोग राजेंद्र बाबू के स्टैच्यू ऑफ विजडम के सपोर्ट के लिए जब हम लोग छोटा छोटा पंचायत करते थे तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में या जो अच्छे एरियाज है उसमें किए, हम लोग स्लम्स में भी किए। अच्छा। और जो मतलब छोटे जो गरीब जो एरियाज है वहाँ पे जो हमने जो रिस्पांस मिला वो बड़ी जगह से ज़्यादा अच्छा मिला। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र बाबू को मिलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि गुजरात में अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो गुजराती लोग ही ने बनाया। बिल्कुल, गौरव का पल होता है वहां जाकर। कोई भी अपने राज्य का चीज जो है, देश का चीज वहीं का लोग करते हैं जी। तो हम अपने परिवार अपने राज्य के जो नेता हैं, इतने बड़े नेता, मतलब उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई नहीं है, बिल्कुल, रिसेंट हिस्ट्री में तो कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत पहले चले जाइए तो आप देख बुद्ध होंगे या उस समय आप देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जी, जब बिहार का जिक्र आएगा तो इन दोनों के नाम तो आएंगे ही आएंगे। तो मतलब सभी का ये मानना है कि ये बनना चाहिए जी, एकदम बनना चाहिए और ये एक ऐसा बनना चाहिए इसको देखने के पूरी दुनिया से लोग आए। मतलब बिहार मतलब ये एक जगह है जहाँ जाइए जी। और हमारा ये मानना था, हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है, आपको मैं दे दूंगा, शेयर करूंगा कि बिहार ही जननी है डेमोक्रेसी। बिल्कुल, इसमें कहाँ सके, बिल्कुल। और भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ जी तो उसके प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो जो जगह हो वो डेमोक्रेसी का सेंटर बने, पूरे विश्व से लोग आए वहाँ पे गणतंत्र को समझ, डेमोक्रेसी को समझने के लिए। और वहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बनी, जितने लाइब्रेरी प्रधानमंत्री का लाइब्रेरी जैसे वहाँ पे दिल्ली में वैसा बिहार में प्रेसिडेंशियल, पहले राष्ट्रपति थे, अभी तक जितने प्रधान राष्ट्रपति हुए हैं उनका एक लाइब्रेरी बने, लोग आए। स्टैच्यू ऑफ विजडम बने कहाँ? गंगा किनारे। अभी जो हम लोग का जो प्रयास था जी, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया है। अच्छा। और वो लोग कहीं गंगा किनारे जगह की बात कर रहे हैं और अभी ये बिहार सरकार के पास है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि कृपया इसका अप्रूवल जितना जल्दी दे दिया जाए ताकि कार्य शुरू हो जाए। और इसकी फंडिंग के लिए मुझे लगता है पूरे विश्व से लोग जुड़ेंगे। अच्छा, फंडिंग के लिए मतलब पूरी दुनिया के लोग तैयार हैं? पूरे दुनिया के लोग तैयार हैं जी। एक बार अप्रूवल मिलेगा और सारा चीज, सारा ब्लूप्रिंट रेडी है, हमारा सारा ब्लूप्रिंट रेडी है। चलिए कायस्थ महापंचायत पर आते हैं। क्या जरूरत हो गई जो आपने पिछले दिनों कायस्थ महापंचायत का आयोजन किया और वहां इस बात की चर्चा हुई कि राजनीतिक ताकत कायस्थों की कम हो रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो रही है और इसे बरकरार रखना आवश्यक है। तो कायस्थ महापंचायत क्या जरूरत हुई थी? देखिए, कायस्थ महापंचायत जो हुई थी जी, उसमें यह हुआ कि एक समाज में एक ऐसा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, देखिए तो समाज में एक ऐसा एक जनरल नैरेटिव जो कि मैं एक फॉल्स नैरेटिव मानता हूँ कि यूनिटी कम है। यूनिटी कम होने से क्या होता है कि आपको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, या आप जो रोल प्ले कर सकते थे। हिस्सेदारी मतलब क्या हुआ, आप कुछ रोल प्ले करना चाहते हैं स्टेट के डेवलपमेंट में, शायद उसमें मौका कम मिल रहा है हमें। तो हम लोग ने ये जो था पंचायत, कोई एक पूजा समिति या कोई कायस्थ का सभा ऐसा नहीं था। हम लोग ने सारे लोगों को इकट्ठा किया जी। और ये चीज़ों को पुष्टि करने के लिए कहते हैं क्या सही में ये सही है। तो सही में ये जो 4-5 टॉपिक था हमारा, तो कहीं ना कहीं देखिए 2 वीक के अंदर, 2 हफ्ता के अंदर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और वो हॉल भर गया। हॉल कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आया। तो एकता की जहाँ बात है तो वो तो था ही। अच्छा, कायस्थ का जो डेफिनेशन है वही नहीं है जो पैदा हुआ है। कायस्थ का डेफिनेशन जो भी पढ़ना लिखना चाहता है, जो भी अनुशासन में रहना चाहता है, जो भी हार्ड वर्क करता है, वो एक कायस्थ की डेफिनेशन है। तो उसमें एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आज के युवाओं को लगता है कि अगर आप अपनी कायस्थ के बारे में बात करते हैं तो आप राष्ट्र हित में बात नहीं कर रहे हैं, या आप अच्छा, ऐसा भी लगता है? ऐसा है। अच्छा, तो लोग अपने आइडेंटिटी को भूलना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका परिवार, अगर आप एक नेबरहुड में रहते हैं और आपका परिवार, आप लोग 3 भाई हैं, मान लीजिए 3 या 4 भाई हैं, आप आपस में ही लड़ते रहे तो क्या आप समाज को कुछ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। समाज
जो परिवार इकट्ठित है, एक साथ है, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। बिल्कुल। पर अगर वो इकट्ठित होकर सिर्फ अपने बारे में सोचे तो फिर समाज उसको इज्जत नहीं देता। तो इकट्ठित एक होना और समाज के लिए करना, वो लक्ष्य होना चाहिए। इकट्ठित होइए और देश के लिए काम, तो मतलब हम यह माने कि मनीष सिन्हा उस मानसिकता के हैं जिनकी जुबान पर यह होता है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं, गर्व से कहो हम कायस्थ हैं। और अपने परिवार के बारे में आप जहां पैदा हुए, आपके माता पिता, उसको भी गर्व से आपको बोलना चाहिए। अपने भाई बहन पे गर्व कीजिए। देखिए, भाजपा के नेताओं से मुझे एक डर लगा रहता है कि वो बात बात में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आज आपने पूरे बाजू की शर्ट पहन रखी है, आपके हाथ में भी कलावा बंधा रहता है, मेरे हाथ में भी है, लेकिन मैं बिल्कुल सद्भाव वाला आदमी हूँ। मैंने पिछले दिनों देखा जब महाकुंभ लगा था तो आप कुंभ में स्नान के लिए यहाँ से लोगों को भेज रहे थे। आप में कोई विद्वेष नहीं ना है, सबको साथ रखिएगा ना। देखिए, जो सनातन में विश्वास रखता हूँ जी, हम लोग सनातन में विश्वास रखते। सनातन का मतलब हिंदू धर्म सिर्फ नहीं है ना, सनातन का जैसे हम लोग एक संस्कृति है, जी। तो हमारा जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है जी, उसमें कोई एक मार्ग तो फिक्स ही नहीं है। हमारा धर्म ये कहता है कि बहुत सारे मार्ग हैं। आप सनातन के अंदर भी बहुत सारे मार्ग हैं, दूसरे भी मार्ग हैं। जी, देखिए, हम लोग विवेकानंद जब गए थे अमेरिका और उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, उस इंस्टीट्यूट में मैं गया था। बिल्कुल, अभी शिकागो में। अच्छा, अभी मैं पिछले साल गया था और वहां भी मैंने देखा उनकी सारी बातों को। बहुत ही, उनसे बड़ा तो कोई सनातन ही नहीं था। हाँ, विवेकानंद। और उनके साथ हिंदुओं ने क्या व्यवहार किया ये भी पता है। तो उन्होंने वहां भी बोला है कि बहुत सारे मार्ग हैं और हमारा भी एक मार्ग है और सनातन के अंदर भी बहुत सारे। तो आपको कौन सा मार्ग? यू आर अ नॉलेज सीकर्स। जी, हमारा जन्म ही हुआ है नॉलेज सीक करने। हम लोग कोई एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ रिलीजन नहीं फॉलो करते हैं। उसमें इजी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ रिलीजन क्या, तो 10 कमांडेंट दे दिया आपको, आप उसको फॉलो करते रहिए और आपको मोक्ष मिल जाएगा। हिंदुइज्म बोलता है कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। और हिंदुइज्म सारे लोगों को, सारे प्राणियों को, सारे लोगों को एक मानता है। सभी लोग परमात्मा के अंश है। आपका जो आत्मा है, सभी लोग बराबर है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि हम लोग इस धर्म को, उस धर्म को? अगर आप प्योर सनातनी हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो कभी सही हो ही नहीं सकता है। चलिए, ये तो लंबा विषय है, मैं फिर से वापस आ जाता हूँ कुम्हरार पर। आप कंकड़बाग के हैं, कुम्हरार में आप काम कर रहे हैं। किस बात को देखकर आपको दुख लगता है कि नहीं, इस समस्या का निराकरण तो हो ही जाना चाहिए, और यदि कभी मौका मिला, आपको पार्टी ने दे दिया, तो इसका निराकरण तो आप करेंगे ही करेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा कोई भी चीज़ को मैं होलिस्टिक, मतलब इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक देखता हूँ। ठीक है, अल्टीमेट एम मैं कुम्हरार का हूँ, बचपन से रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ की समस्याओं को मैं जानता हूँ। जी, अभी इसका अल्टीमेट होलिस्टिक सोल्यूशन क्या होता है कि लोगों के पास एक अच्छी जीवन हो, लोग वहाँ पे सेफ फील करें जी, और उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, युवाओं को अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ काम करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए। ठीक, बिल्कुल। तो मैं जो देखता हूँ कि कुम्हरार के अंदर सभी चीज है जो कि होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए तो कुम्हरार के अंदर 2 स्टेडियम है। मोनोलक्स बिहार का जो खेल इंडिया हुआ वो कुम्हरार में ही जी, मोनोलक्स स्टेडियम है। तो अगर आप समझिए तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है अगर हम लोग उसको परसू करें तो। जितने भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं सब भिकना पहाड़ी में रहते हैं, सब उसी एरिया में रहते हैं। तो आप एजुकेशन का हब है कुम्हरार। ठीक है, तीसरी चीज जो है जिसको आप ऑर्गेनाइज और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, हेल्थ, जो कि आप बोल रहे हैं जी, जितने हॉस्पिटल्स ये हैं। अब आप देखिए कि पटना में आपको आश्चर्य होगा कि नॉर्थ ईस्ट के कितने लोग आते हैं दिखाने के। बिल्कुल, हड्डी वाले तो सब इधर ही आते हैं, सब आते हैं जी। तो उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक कंसोलिडेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जी। ऐसे करके अगर आप देखिए, जैसे अगर हम एक स्टार्टअप एरिया बना दें कि इस एरिया में सिर्फ युवा आए, अपना दिमाग लगाएं, यहाँ फंडिंग भी होगा, तो ये सारी चीज़ हैं। बट एक चीज़ में डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुम्हरार का एक्सेसिबिलिटी में इशू है। एक्सेसिबिलिटी में इशू है। अभी मेरीन ड्राइव बन गया, तो अब कुम्हरार को पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही है, ये
बिल्कुल पुराना रास्ता। हाँ। मुझे लगता है कि 2-3 रोड ऐसा होना चाहिए जो कुम्हरार के थ्रू जाए और सीधे मरीन ड्राइव पे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि कल हो कि अगर आपका स्टेडियम भी चालू हो गया, आईपीएल मान लीजिए वहां तो आप आसानी से पहुंचेंगे कैसे? कैसे आएंगे लोग, कैसे आएंगे जाएंगे लोग? ठीक है, तो ये सारा चीज को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि लोगों को पहुंच, अभी उस पार जाना मतलब ऐसा ना लोग सोचे कि अरे उस पार जाना है। बिल्कुल, आप जितना एक्सेसिबिलिटी इजी करेंगे, वो दिन भी याद है ना, चिड़ियाघर के उस पार जाना और इस पार आना कितनी मुश्किलें थी। चिड़ियाघर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए ताकि लोग आ जा सके आराम से, लोगों को उस पार जाने के लिए सोचना नहीं पड़े। अब उस पार जाके क्या है, अब इंक्रोचमेंट थोड़ा कम होना चाहिए, तो लोगों का जो डे टू डे लाइफ है उसमें उनको सुविधा और मुझे लगता है कि बेटर किया जा सकता। अगर इसको सब कुछ एक साथ मिला के हम लोग सोचिए इसके बारे में। और अब एक चीज तो भूल ही गए हम लोग, ट्रांसपोर्ट नगर जो लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है, फ्रूट बाजार समिति जहाँ पे पूरा इंडिया का मतलब पूरे बिहार का वहाँ पे फ्रूट्स ये सब आता है, तो बहुत सारा चीज़ है जो कुम्हरार को अगर हम लोग इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच लगाएं तो, और हम लोग सफाई में उसको नंबर 1 पे लाएं, सफाई में नंबर 1 पर लाएं। देखिए अब दूसरा सवाल लेते हैं जो आपकी पार्टी से हीटर है, आपकी विचारधारा से हीटर है। देखिए आपने कह दिया नीतीश कुमार है, नेतृत्व करते ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत थक गए हैं, उम्र हो गई, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। और नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देता जो सबसे ताकतवर युवा है वह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के भीतर आप क्या देखते हैं, क्या भय है और क्या अवसर है? मुझे लगता है कि अगर उन्हें राजगद्दी ही संभालना था जी, अगर जैसे उनको बचपन से बोला हुआ कि आपको राजगद्दी, तो उन्हें प्रिपेयर नहीं किया गया। प्रिपेयर नहीं किया गया जी। अच्छा, जो प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल रह गए। अगर आप किसी को राजगद्दी में बैठाना चाहते हैं तो पहले के जमाने में भी राजा महाराजा लोग गुरुकुल और यहाँ पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनको उस लेवल पे ले जाते थे, फिर एक्सपीरियंस देते थे, तब जाके वो राजगद्दी में बैठते थे। आज का दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो चेंजेस दुनिया में आ रही हैं उसको समझना और उस चीज़ को, उसमें से बिहार में कैसे पैसा आए, रोजगार बढ़े, ये सारे चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस चीज़ को समझने के लिए वैसा मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन थोड़ा उनमें कम है। बहुत लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस कम है। जी, एक्सपीरियंस कम। बहुत लोग कहते हैं तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर वही लालू एरा लौट आएगा। क्या आपको लगता है कि वह एरा लौट सकता है जो 1990 से 2005 का एरा रहा? एकदम आ सकता है, एकदम आ सकता है। फिर भय और खौफ हो जाएगा, एकदम आ सकता है। मतलब आज भी राजद वाले अनुशासित नहीं है। वही बात है ना, फिर एक आदमी वाला पार्टी जी, जो मैं शुरू में नेशनल पार्टी और एक आदमी का, एक परिवार का पार्टी में आपको कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद कौन क्या करेगा कोई कंट्रोल नहीं। अभी तो कुछ भी बोलेगा लोग, बाद में कंट्रोल कौन करेगा? एक बार पावर आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? और हम लोग झेल चुके हैं, आप लोग हम लोग सब लोग झेले हुए, कितना जनरेशन उसको झेला है जी। उसके बाद तो हम लोग इतना टाइम लगा है सब कुछ। तो चलिए, तेजस्वी में भय है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अवसर देखना शुरू किया है प्रशांत किशोर में, मतलब जनसुराज पार्टी में। उम्मीद की नई किरण दिख रही है कि प्रशांत किशोर कुछ नया करना चाहते हैं, एक विजन है, एक डॉक्यूमेंट है, और जो समझदार लोग हैं वह उनके साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। प्रशांत किशोर को क्या आप मानते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका अदा की, नीतीश कुमार को फिर से जितवाने में भूमिका अदा की, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में भूमिका अदा की? प्रशांत किशोर को देखिए, मेरा अच्छे वक्ता है जी, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता, अच्छा, कनेक्ट करते हैं, अच्छे करता नहीं है, पर मुझे उनमें कहीं ना कहीं केजरीवाल वाली झलक आती है। अच्छा, हाँ जी, अगर आप देखिए तो हम लोग सभी लोग केजरीवाल को मतलब भुगत चुके हैं, तो मालूम है। केजरीवाल भी एक करप्शन का मुद्दा लेके आए, एक प्लेटफॉर्म यूज किए, बाद में जीतने के बाद करप्शन जो भी उनको जो बनाया था वो कभी बनाए नहीं, करप्शन खुद ही करने लगे। तो सेंसेशनलाइजेशन करते थे। अब आप प्रशांत किशोर देखिए उसी बात पे हैं। अभी कभी इसका पोल खोलेंगे तो हम उसका पोल करेंगे। प्रशांत केजरीवाल भी कभी इसका वो बेईमान है उसको सर्टिफिकेट देंगे तो उसका सर्टिफिकेट देंगे।
प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं मनीष जी, देखिए आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिसमें केजरीवाल हारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में इतने पैसे पहुंच जाएंगे, और आज जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अगस्त 2025 को, एक पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये भी तो वही करते हैं। देखिए बहुत सारे चीज है जी जो कि हो रहा है जी। अब इस विषय पे एग्जैक्टली तो मैं सीएम को बोलूंगा उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए जी, बट मुझे मालूम है कि कोई भी चीज करने के पहले उसके पूरा प्लानिंग होना चाहिए, बोलने के पहले भी प्लान कर लेना चाहिए, होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए जी। तो वो सब चीज हो रही है, होगा ही। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर। तेज सवाल तेज जवाब। तो सबसे पहले पर्सनल राउंड है। पहला सवाल, अमेरिका की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं मनीष सिन्हा? अमेरिका में जो खुलापन था जी, मतलब आप खुलापन, चारों तरफ खुला आसमान साफ, वो मैं मिस करता हूँ। रोड्स वहां के मिस करते हैं, बिल्कुल। जी। दूसरा सवाल, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं मनीष सिन्हा? मेडिटेशन, मोबाइल या मीटिंग? नहीं, हम लोग वॉक पे जाते हैं जी। तीसरा, वह फेवरेट लीडर जिनसे आप कभी मिलना चाहते थे या मिल चुके हैं? मिल चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री। चलिए, चौथा सवाल, मनीष सिन्हा को सादा खाना पसंद है या बिहार वाला मसालेदार? मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है अब तो मुझे भात दाल भुजिया पे एकदम, भात दाल चोखा, भात दाल भुजिया भी सबसे अच्छा लगने लगा। अच्छा, दुनिया का जितना व्यंजन है, सब तरह का व्यंजन खाने के बाद मुझे भात दाल भुजिया ही अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, आपका एक ऐसा शौक, मनीष सिन्हा का एक ऐसा शौक जो अभी भी जिंदा है चाहे कितनी भी व्यस्तता हो? मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ते हैं? जी, अभी भी कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा एक घंटा पढ़ लें रोज में बुक, ना कोई बुक पढ़ो। चलिए, रैपिड फायर सेशन में अब पॉलिटिकल राउंड है। नेता नहीं खिलाड़ी कौन? नेता नहीं खिलाड़ी कौन? इसको मैं पास करता हूं। पास करते हैं। जी। बीजेपी में सबसे प्रभावशाली नेता आपके लिए कौन है और क्यों? मोदी जी। जी। तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? मनीष सिन्हा की नजरों में ज्यादा चुनौती किसमें देखते हैं? दोनों में नहीं है। दोनों में चुनौती नहीं, बिल्कुल साफ ही है। चलिए, तो मनीष सिन्हा के लिए राजनीति सेवा है या प्रोफेशन? पूरी सेवा है जी। मनीष सिन्हा जी, क्या आपको कुम्हरार में टिकट की जरूरत है या जनता का भरोसा ही काफी है? तो पार्टी की बात है जी। मनीष सिन्हा जी, आपके हिसाब से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अभी की राजनीति या पहले? नहीं, अभी की राजनीति बोलना मुश्किल है। ऑप्शन मैं दे दूं? जी। हम साथ हैं। क, ख, अपराध कम हुआ है। ग, विकास हुआ है। सबसे बड़ा झूठ क्या है? मेरे ख्याल से इसमें कोई झूठ नहीं है। सब कुछ में सब पैरामीटर्स तो हमारा हम साथ हैं, यह भी झूठ नहीं है। साथ हैं। चलिए, तो अच्छा, मनीष सिन्हा जी, किसी एक विपक्षी नेता की तारीफ करनी हो तो किसकी करेंगे? मुझे वो उड़ीसा के पटनायक जी अच्छे लगते थे। नहीं, बिहार के संदर्भ में पूछ रहा हूं। बिहार के इसमें भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हाँ, विपक्ष की नेता जी। अभी तो मुझे कोई ऐसा दिखता ही नहीं है। सब कुछ भाजपा ही है। चलिए, पटना और कुम्हरार राउंड। पटना की एक चीज जिसे मनीष सिन्हा दुनिया को दिखाना चाहेंगे? पटना की एक चीज जिसे मनीष सिन्हा दुनिया को दिखाना चाहेंगे? हॉस्पिटैलिटी। देखिए, आप आतिथ्य सत्कार। जी। कुम्हरार की सबसे बड़ी समस्या एक शब्द में? मुझे लगता है कि और विजन बड़ा होना चाहिए। कुम्हरार को देखने का विजन और बड़ा होना चाहिए। अगर कुम्हरार की जनता आपको एमएलए बना दे तो पहला काम क्या करेंगे? ये पास करूंगा मैं। पास करेंगे जी। आपका फेवरेट खाना पटना में कहां मिलता है? स्पॉट बताएं। बहुत सारा स्पॉट है, एक स्पॉट बताना। कोई एक बता दीजिए ना। तो चाउमीन, मौर्य लोग का चाउमीन से खाना स्टार्ट किए। पर्सनल लॉ में एक सवाल छूट गया था, आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? मीठा, नेटफ्लिक्स या पॉलिटिक्स की गॉसिप? नेटफ्लिक्स। क्या आप मानते हैं कि पटना को दिल्ली जैसा बनने की नहीं, खुद की पहचान बनाने की जरूरत है?
पटना को दिल्ली से क्यों कंपेयर करें? पटना की अपनी पहचान है, पटना की अपनी पहचान, पहले से पटना की पहचान है। पटना वो टॉप 6 सबसे पुराने शहरों में से है विश्व के। तो दिल्ली से पटना को क्या सीखना चाहिए और पटना से दिल्ली को क्या सीखना चाहिए? अंतिम सवाल यही लेते हैं। दिल्ली को तो पटना से अतिथि सत्कार, आप दिल्ली आप भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप समझते ही हैं कैसे हैं। बिल्कुल। और पटना को दिल्ली से वो बड़ा सोच वहां पे जो भी होता है ना जी, वो सोचना चाहिए, मिलना चाहिए। तो चलिए यह पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। मेरे साथ थे मनीष सिन्हा, बीजेपी एनआरआई सेल बिहार के संयोजक, और बड़ा सपना है, इन्होंने पटना की गलियों को देखा है, दिल्ली को देखा है, अमेरिका को देखे हैं, दुनिया के कई देशों में घूमते रहते हैं, और फिर एक सपना लेकर एक विजन लेकर बिहार आए हैं। देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। तो आगे ये क्या करते हैं, इनका भविष्य क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।